मैंने बस घर की पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव में थोड़े से बदलाव किए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पिताजी की ये देखकर जान ही निकल जाएगी। आप ही बताइए, एक आम मछली पकड़ने वाली नाव में भला तोपें कौन लगाता है? हमारी नाव यूनहाई बाहर से भले ही एक साधारण और जंग खाई हुई मालवाहक नाव दिखती हो, लेकिन इसके अंदर मैंने जो छुपाया था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दो मशीन गन टॉवर और तो और मिसाइल लॉन्च करने वाला पूरा का पूरा सिस्टम। पिताजी को लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। उनका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया था जैसे उन्होंने साक्षात कोई भूत देख लिया हो। वो मुझे घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पिछले जन्म में पिताजी जब इसी समुद्र में मछली पकड़ने गए थे तो समुद्री लुटेरों ने उन पर बेरहमी से हमला कर दिया था। मेरा पूरा परिवार, मेरे अपने, उन खूंखार लुटेरों के हाथों मारे गए थे। वो चीखें और लहरों का वो खौफनाक शोर आज भी रातों को मुझे सोने नहीं देता। पर इस बार किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने अपने पिता को समुद्र में जाने से रोका नहीं, बल्कि अपनी सिस्टम की ताकतों का इस्तेमाल करके अपने ही हाथों से मिलिट्री ग्रेड के ऐसे हथियार बनाए जिन्हें देखकर कोई भी कांप जाए। मैंने हमारी उस साधारण सी नाव को एक खतरनाक और अजेय युद्धपोत में बदल दिया था। निकलने से ठीक एक दिन पहले मैं अपने बनाए हुए वो भारी भरकम हथियार सीधे बंदरगाह पर ले गया। मैंने पिताजी की आंखों में देखकर कहा, पिताजी, अब ये हथियार हमारे पास हैं। अब हमारी नाव को समंदर में किसी भी समुद्री लुटेरे से डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये AK-630 डबल बैरल 30 मिलीमीटर की एंटी शिप गन है। लुटेरे अगर पास भी फटके तो ये उन्हें गाजर मूली की तरह काटकर समंदर में मिला देगी। और ये 65 टाइप का ग्रेनेड लॉन्चर, जो लुटेरे चालाकी से तैरकर हमारी नाव पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, ये पलक झपकते ही उनके चिथड़े उड़ा देगा। और साथ में 14.58 मिलीमीटर की 2 भारी मशीन गन भी हैं। अदन की खाड़ी में जितने भी लुटेरे छिपे हैं, आने दो उन सबको, आज फैसला होकर रहेगा। पिताजी तो बस फटी आंखों से मुझे और उन हथियारों को देख रहे थे। उन्होंने कभी फौज में काम नहीं किया था, लेकिन जिंदगी भर समंदर की लहरों से लड़े थे, तो जंगी जहाजों को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्हें देखते ही समझ आ गया कि ये कोई खिलौने नहीं, असली मिलिट्री हथियार हैं। पिताजी इतने घबरा गए कि पसीने से तरबतर हो गए और मुझे सच में पुलिस के पास ले जाने लगे। कहने लगे, तूने ये सब कहां से चुराया है? हम सब जेल जाएंगे। मैं उन्हें समझा ही रहा था कि ये मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाए हैं। तभी मेरे बड़े चाचा वहां आ गए। वो हथियारों को देखकर जोर से हंसे। अरे, तुम ये फिल्मों वाले नकली प्रॉप्स कहां से उठा लाए? देखने में तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। पिताजी ने चौंक कर पूछा, क्या ये सच में फिल्मों के प्रॉप्स हैं? चाचा ने तंज कसते हुए कहा, और नहीं तो क्या, एक 18-19 साल का लड़का असली तोपें और मिसाइलें कहां से लाएगा? ये सुनते ही पिताजी की जान में जान आई और उन्होंने मेरे सिर पर एक हल्की सी चपत लगा दी। नालायक, मुझे तो डरा ही दिया था। तू भी ना बिल्कुल पागल है। पिताजी ने राहत की सांस ली और क्रू मेंबर्स को हथियार जहाज पर लोड करने का आदेश दे दिया। भारी हथियारों को उठाते वक्त सब लोग हैरान थे, तो पिताजी ने हंसते हुए सबसे कहा, अरे डरो मत, ये सब नकली हैं। मेरे बेटे ने इन्हें सिर्फ लुटेरों को दूर से डराने के लिए मंगवाया है, बिल्कुल खेत में लगे बिजूका की तरह। क्रू वाले भी मान गए और हथियारों की ठंडी धातु पर हाथ फेरकर तारीफ करने लगे कि वो कितने असली दिखते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, चलो इन्हें प्रॉप्स ही समझने दो, जब असली चुनौती सामने आएगी तो यही प्रॉप्स इनकी जान बचाएंगे। कम से कम अभी के लिए पिताजी पुलिस के पास जाने की जिद तो नहीं कर रहे। अगले दिन हमारी नाव यूनहाई बंदरगाह से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हमें मिलिट्री चेक पॉइंट से गुजरना था। मुझे बाद में पता चला कि हमारे हथियारों को रडार पर देखकर नेवल बेस पर क्या हड़कंप मच गया था। एक सैनिक हांफता हुआ अपने कमांडर वांग बिंगई के पास पहुंचा और बताया कि एक अज्ञात हथियारों से लैस जहाज तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। कमांडर ने जब अपनी दूरबीन से हमारी नाव की तोपों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पूरे बेस को हाई अलर्ट पर कर दिया और बैकअप बुलाने का आदेश दे दिया। उसे लगा कि कोई दुश्मन देश या बहुत बड़ा आतंकी संगठन समंदर के रास्ते हमला करने आ गया है। तभी उनके सिस्टम में हमारी नाव की रिक्वेस्ट आई, यूनहाई कार्गो शिप चेकिंग के लिए इजाजत चाहता है। कमांडर हैरान था कि एक आम मालवाहक जहाज पर इतने खतरनाक हथियार कैसे हो सकते हैं। उसने रेडियो पर तुरंत हमसे संपर्क किया। पिताजी ने फिर से बिना घबराए वही नकली प्रॉप्स वाली कहानी सुना दी। कमांडर को इतनी आसानी से यकीन नहीं हुआ। उसने हमारी नाव को किनारे लगाने को कहा और खुद अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग करने हमारी नाव पर आ गया। उसने तोप को बहुत करीब से देखा और पिताजी से पूछा, ये सब क्या है? पिताजी ने बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, ये मेरे बेटे का आइडिया है साहब। अदन की खाड़ी में बहुत लुटेरे हैं, तो उन्हें डराने के लिए हमने ये नकली हथियार लगाए हैं। मेरा बेटा इस साल का टॉपर है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये सब उसी की खुराफात है। कमांडर वांग भी मेरे नाम से वाकिफ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक सैनिक ने आकर बताया कि जहाज के पीछे एक कमरा अंदर से लॉक है। कमांडर का चेहरा सख्त हो गया और पिताजी भी बुरी तरह घबरा गए। मुझे पता था उस कमरे में क्या है। मैंने तुरंत बात संभाली और कहा, वो मेरा रडार और मॉनिटरिंग रूम है। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर घुसते ही कमांडर की तेज नजर कोने में रखे बक्सों पर पड़ी। उसमें 30 मिलीमीटर गन के कुछ और पुर्जे और मशीन गन रखी थीं। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं और मैं अंदर से कांप गया था। उस छोटे से कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कमांडर ने आगे बढ़कर एक गन उठाई और उसे बहुत बारीकी से चेक करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने एक लंबी राहत की सांस ली। शुक्र है, मैंने पहले ही बड़ी चालाकी से उन हथियारों के अंदर से फायरिंग पिन और कुछ बहुत जरूरी पुर्जे निकाल दिए थे। कमांडर को लगा कि ये वाकई में सिर्फ डमी या अधूरे प्रॉप्स हैं। चेकिंग पूरी हुई, हमारी फाइल बिल्कुल साफ थी। कमांडर ने हमें आगे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, इन तोपों पर कोई तिरपाल ढक देना, वरना दूर से कोई भी इन्हें देखकर खौफ खा जाएगा। पिताजी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। जैसे ही कमांडर अपनी टीम के साथ वापस गया, मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मैंने वो पुर्जे नहीं निकाले होते तो आज हम पक्का हथियारों की तस्करी के जुर्म में जेल में होते। हमारी नाव समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ चली। ढलते सूरज की रोशनी में पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, इस बार बहुत मुनाफा होगा। वापस जाकर तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब
तुम आराम करना। पिताजी की वो मासूम सी मुस्कान देखकर मेरी मुट्ठियां अपने आप कस गईं। मेरी आंखों के सामने फिर से वो खौफनाक मंजर घूमने लगा। पिछले जन्म में इन्हीं लुटेरों की गोलियों की आवाज और जहाज पर लगी आग ने मेरे पिता को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया था। 4 साल, पूरे 4 साल तक मैं उस खौफ और दर्द में घुट घुट कर जिया था, यहाँ तक कि मेरी जान चली गई। समंदर की लहरों ने मेरे आंसुओं को भी अपने अंदर निगल लिया था। इस बार मैंने पिताजी को नहीं रोका, क्योंकि मैं उन लुटेरों को उनके घर में घुसकर बताना चाहता हूँ कि खून का बदला खून होता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। समंदर के दिन बहुत उबाऊ और शांत होते हैं, लेकिन 20 दिन के लंबे सफर के बाद हम आखिरकार सोमालिया की खाड़ी में पहुंच गए। मैं अपनी दूरबीन से लगातार समंदर के हर कोने पर नजर रखे हुए था। तभी मुझे दूर पानी की लहरों में कुछ अजीब सी हलचल दिखी। ये हवा से बनने वाली आम लहरें नहीं थीं। ये वैसी लहरें थीं जो किसी बहुत तेज रफ्तार वाली स्पीड बोट या मोटर बोट के गुजरने से बनती हैं। मैंने अपनी दूरबीन का फोकस सेट किया और उसे थोड़ा जूम किया, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। दूर से एक छोटा सा काला बिंदु तेजी से बड़ा हो रहा था। वो एक नाव थी जो सीधे हमारी तरफ आ रही थी। मौत एक बार फिर समंदर का सीना चीरकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ रही थी। लुटेरे, वो आ गए, वही शैतान जिनकी मुझे तलाश थी। मैं बिना एक पल गंवाए सीधा पिताजी के केबिन की तरफ भागा। वो आराम से सो रहे थे। मैंने उन्हें झकझोर कर उठाया। पिताजी, उठिए, दक्षिण पूर्व दिशा से लुटेरे आ रहे हैं। वो बहुत तेज हैं और उन्होंने हमें अपना निशाना बना लिया है। जल्दी चलिए, अब इन हथियारों का असली खेल दिखाने का वक्त आ गया है। आज समंदर लाल होने वाला है। पिताजी ने कांपते हाथों से झपट्टा मारकर मेरे हाथ से दूरबीन छीन ली और खुद डेक पर जाकर समंदर की तरफ देखने लगे। दूरबीन के लेंस से जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूर क्षितिज पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरी दर्जनों स्पीड बोट्स लहरों को चीरती हुई सीधा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही थीं। हर बोट पर 4-5 खूंखार लुटेरे सवार थे, जिनके हाथों में AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे घातक हथियार थे। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह हमारी ओर लपक रहे थे। पल भर की भी देरी किए बिना पिताजी ने अलार्म का सायरन बजा दिया और चीखते हुए रेडियो पर कहा, सब लोग ध्यान दें, खतरे का सायरन, पूरी ताकत से इंजन चलाओ, लुटेरे हमारी तरफ आ रहे हैं, जितनी तेज भाग सकते हो, इस जहाज को भगाओ। सायरन की आवाज सुनते ही जहाज पर कोहराम मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। खौफ इतना था कि कुछ लोग तो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। एक जवान लड़का सिसकते हुए कह रहा था, मैं नहीं मरना चाहता, मैंने तो अभी तक दुनिया ही नहीं देखी, किसी लड़की को डेट तक नहीं किया है। लोग पिताजी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, कैप्टन, उन्हें पैसे दे दीजिए, जो भी वो मांगते हैं, हमारा सारा माल दे दीजिए, शायद वो हमारी जान बख्श दें। लेकिन पिताजी ने कड़क आवाज में सबको चुप कराया। क्या तुम्हें लगता है कि ये लुटेरे रहम करेंगे? ये हमारा सब कुछ लूट कर भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिताजी ने तुरंत सैटेलाइट फोन निकाला और मदद के लिए लोकल अथॉरिटीज को कॉल किया। लेकिन जब उन्होंने हमारी खौफनाक हालत बताई तो वहां से बिल्कुल ठंडा जवाब आया, अभी हमारे पास कोई टीम नहीं है, हम बाद में किसी को ढूंढने भेज देंगे। पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत हैजहो के मिलिट्री स्टेशन पर कमांडर वांग बिंगई को कॉल लगाया। वांग ने जैसे ही हमारी मुसीबत के बारे में सुना, वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने तुरंत आदेश दिया कि आसपास की नेवल फ्लीट को कांटेक्ट करो, उन्हें बचाना होगा। लेकिन कोई भी फ्लीट वहां समय पर नहीं पहुंच सकती थी। तभी रडार पर पता चला कि पास ही में फुक नाम का एक अमेरिकी जंगी जहाज गश्त लगा रहा है। वांग ने बिना एक पल की देरी किए उस अमेरिकी कमांडर चार्ल्स को कॉल किया। लेकिन चार्ल्स ने अपनी बेशर्मी की हद पार करते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारे देश के लोग मर रहे हैं तो इससे हमें क्या? अगर मदद चाहिए तो पहले अपने देश से कहो कि आधिकारिक तौर पर अर्जी लगाएं। वांग गुस्से से कांप उठा। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। तभी एक सैनिक ने घबराते हुए बताया कि उस इलाके के सारे सैटेलाइट सिग्नल अचानक ब्लॉक कर दिए गए हैं। वांग समझ गया, ये अमेरिकी जहाज ही उन खूंखार लुटेरों का असली आका है। इधर हमारे जहाज पर पिताजी के सैटेलाइट फोन की स्क्रीन पर नो सर्विस आ रहा था। उम्मीद की आखिरी किरण टूट चुकी थी। पिताजी ने भारी मन से अपने क्रू की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, अब कोई मदद नहीं आएगी, हाथ पर हाथ रखकर घुट घुट कर मरने से अच्छा है हम लड़कर मरें, अपने बच्चों के लिए लड़ें। ये सुनकर एक बूढ़ा क्रू मेंबर लोहे का भारी पाइप उठाते हुए बोला, कैप्टन ने सही कहा, हम इन कुत्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अगर मरे भी तो इनका एक टुकड़ा तो अपने साथ लेकर जाएंगे। पल भर में जहाज का नजारा बदल गया। जो लोग मौत के डर से रो रहे थे, उन्होंने लोहे की रॉड, बेसबॉल बैट और डंडे उठा लिए। मैं ये सब खामोशी से देख रहा था। जब पिताजी मुझे ढूंढने निकले तो मैं खुद उनके सामने आ गया। मैंने ऊंची और कड़क आवाज में कहा, घबराइए मत, हम इन लुटेरों को यहीं इसी समंदर में दफन कर सकते हैं। सब मुझे हैरानी से देखने लगे। मैंने पिताजी की आंखों में देखा और कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, वो हथियार नकली नहीं है, वो बिल्कुल असली हैं। मैंने दौड़कर वो बक्से खोले जो मैंने छुपा कर रखे थे। एक में से असली मशीन गन निकाली और दूसरे में से वो फायरिंग पिन और पुर्जे निकाले जो मैंने चेकिंग के डर से निकाल लिए थे। मैंने कुछ ही सेकंड में पूरी गन लोड कर दी और गन उठाते हुए कहा, मुझे आप सबकी जान की परवाह है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मेरी आंखों में वो विश्वास देखकर क्रू मेंबर्स के चेहरों पर चमक आ गई और जहाज पर लगे सारे भारी हथियार असली रूप में तैयार होने लगे। उधर समंदर में लुटेरे जीत के नशे में चूर होकर अपनी स्पीड बोट्स हमारी तरफ दौड़ा रहे थे। उनके एक आदमी ने दूरबीन से हमारे जहाज को देखा और घबराते हुए अपने बॉस हसन को बताया कि जहाज पर तोपें लगी हैं। हसन ने दूरबीन से देखा तो उसे हमारे क्रू के चेहरों पर डर और हाथों में डंडे नजर आए। हसन जोर से हंसा और सिगार पीते हुए बोला, ये बेवकूफ हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब नकली खिलौने हैं। देखो जरा, उनके हाथों में डंडे हैं, चलो इन बेवकूफों को दिखाते हैं कि असली बंदूकें आग कैसे उगलती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो खुद मौत के खुले जबड़े में आ रहे हैं। मैंने क्रू को बंदूकें बांट दी और खुद दौड़कर हथियार कंट्रोल रूम में बैठ गया। मैंने रडार
आधार पर उन सभी स्पीड बोट्स को लॉक कर लिया। सिस्टम थोड़ा पुराना था, इसलिए मुझे उनका बहुत करीब आने का इंतजार करना था ताकि निशाना न चूके। जब वो लुटेरे सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर थे, मैंने अपनी सांसें रोक ली और उल्टी गिनती शुरू की। 5, 4, 3, 2, 1 और मैंने लाल बटन पूरी ताकत से दबा दिया। कचा 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 हमारे जहाज की वो 30 मिलीमीटर की भारी तोपें आग के गोले उगलने लगी। गोलियों की भयंकर बारिश ने समंदर का सीना चीर दिया। सबसे आगे चल रही स्पीड बोट्स पलक झपकते ही आग के विशाल गोलों में तब्दील हो गईं। धमाकों की गूंज से आसमान कांप उठा। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लुटेरों की 20 से ज्यादा बोट्स के चिथड़े हवा में उड़ गए। जो लुटेरे खुद को समंदर का सिकंदर समझ रहे थे, उनकी दर्दनाक चीखें लहरों के शोर में दब गईं। जो बचे वो इतने खौफजदा थे कि उन्होंने तुरंत अपनी बोट्स मोड़ने की कोशिश की और अपनी जान की भीख मांगते हुए दुम दबाकर भागने लगे। हमारे जहाज पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक खुशी से चीखें गूंज उठीं। हम जीत गए, हम बच गए। हे भगवान, ये तोपें सच में असली हैं। जो लोग मरने का इंतजार कर रहे थे वो खुशी से फूट फूट कर रोने और एक दूसरे को गले लगाने लगे। उधर भागता हुआ एक लुटेरा रोते हुए कह रहा था, ये इंसान नहीं, शैतान है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उनका बॉस हसन, जो किसी तरह बच गया था, उसने दर्द से तड़पते हुए अपने आका को कॉल किया। बॉस, हमें बहुत बड़ा धोखा मिला है। वो कोई आम जहाज नहीं, वो एक पूरा का पूरा जंगी जहाज है। हमारे 100 से ज्यादा आदमी मारे गए। उसका आका ये सुनते ही गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत अमेरिकी फ्लीट के कमांडर चार्ल्स को कॉल किया। चार्ल्स ने जैसे ही सुना कि एक चीनी मालवाहक जहाज ने चालाकी से जंगी जहाज का रूप ले लिया है, उसने तुरंत अपने विशाल अमेरिकी जंगी जहाज को हमारी तरफ बढ़ने का आदेश दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। जाकर उस जहाज की फोटो खींचो और उसे समंदर में डुबा दो। इधर हमारे जहाज पर सब जश्न मना रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे याद आया कि ये पश्चिमी देश ही अपने फायदे के लिए इन लुटेरों को पालते हैं। ये ब्लॉक हुए सैटेलाइट सिग्नल, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, उनकी ही साजिश थी। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, जल्दी से इन तोपों को खोल दो, इन्हें तिरपाल से छुपा दो। लोग हैरान थे, लेकिन तभी क्षितिज पर वो विशाल अमेरिकी जंगी जहाज नजर आने लगा। मेरी आंखों में एक चालाक चमक आ गई। मैंने पिताजी से कहा, जल्दी से रेडियो पर एक ओपन टेलीग्राम भेजो जो पूरी दुनिया सुन सके। कहो, अमेरिकी सेना का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही वक्त पर आकर हमारी मदद की, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस मैसेज को हर जगह ब्रॉडकास्ट कर दो। पिताजी और क्रू वाले मुझे पागलों की तरह देखने लगे। मदद? उन्होंने हमारी क्या मदद की? लुटेरों को तो हमने मारा है, मैंने मुस्कुराते हुए समझाया। पिताजी, वो लुटेरे इन्हीं के भेजे हुए थे। अब जब हम दुनिया में ये ऐलान कर देंगे कि अमेरिका ने ही हमारी जान बचाई है, तो ये हम पर हमला नहीं कर पाएंगे, वरना दुनिया के सामने इनका असली पर्दाफाश हो जाएगा। उधर अमेरिकी जहाज पर कमांडर चार्ल्स हमें डुबाने के सपने देख रहा था, लेकिन तभी उसे हेडक्वार्टर से कॉल आया। तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुमने उन चीनी लोगों को लुटेरों के जाल से क्यों बचाया? पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम के शुक्रिया के मैसेज चल रहे हैं, तुम हमला नहीं कर सकते। उस विदेशी युद्धपोत के नियंत्रण कक्ष में कमांडर चार्ल्स गुस्से से उबल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी चाल उल्टी कैसे पड़ गई। तभी उसके एक अधिकारी ने घबराते हुए उसे एक टेलीग्राम सौंपा। उस संदेश को पढ़ते ही चार्ल्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह टेलीग्राम हमारी ओर से था, जिसमें लिखा था, हमारी मदद करने और समुद्री डाकुओं को खदेड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आभार के रूप में हम आपको 10,000 की राशि दान कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। ये पढ़कर चार्ल्स ने गुस्से में मेज पर जोर से मुक्का मारा। वो चाहता था कि हम समुद्र में ही खत्म हो जाएं, लेकिन अब हमारा संदेश पूरी दुनिया में पहुंच चुका था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में स्थानीय तटरक्षक दल के जहाज भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने हमारे मालवाहक जहाज की ओर आने के बजाय सीधे उस विदेशी युद्धपोत की ओर रुख किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी हमारा वह टेलीग्राम मिल चुका था और वे सचमुच मान बैठे थे कि इस विदेशी युद्धपोत ने ही हमारी जान बचाई है। अब चार्ल्स को स्थानीय अधिकारियों की झूठी तारीफें सुननी पड़ रही थीं, जिससे उसका खून और भी खौल रहा था। इधर हमारे जहाज पर मेरे दिमाग में अचानक मेरी प्रणाली की आवाज गूंजी। बधाई हो, आपने अपने नए हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। 102 समुद्री डाकुओं को मार गिराया गया है। आपको S+ रेटिंग और 3000 अंक प्राप्त हुए हैं। मैंने अपनी प्रणाली के पैनल को देखा और एक पल के लिए सन्न रह गया। एक ही हमले में इतने सारे लोग मारे गए। अगर मैंने भविष्य में और भी नए हथियारों का इस्तेमाल किया तो न जाने क्या होगा। क्या मुझे हमेशा ऐसे ही खून बहाना पड़ेगा? मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया। वे समुद्री डाकू बहुत क्रूर थे और उन्होंने अनगिनत निर्दोषों की जान ली थी। मैंने जो भी किया वो केवल न्याय था। मैंने राहत की सांस ली और सामने खड़े उस विशाल विदेशी युद्धपोत को देखा। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि हमारे देश की तकनीक अभी भी इनसे काफी पीछे थी। काश मेरे पास भी ऐसी उन्नत तकनीक होती। मेरा यह विचार अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रणाली ने मुझे एक नया विकल्प दिया। आप इस प्रणाली का उपयोग करके किसी भी भौतिक वस्तु की तकनीक का विश्लेषण कर सकते हैं। बस आपको उस युद्धपोत पर कदम रखना होगा और अपने अंकों का उपयोग करना होगा। यह सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सामने खड़ा वह युद्धपोत उन्नत तकनीक का खजाना था और मुझे हर हाल में इस अवसर का लाभ उठाना था। मैंने उत्साह से अपने हाथ मले। वहीं दूसरी ओर विदेशी जहाज का मुख्य कमांडर अपनी हार पर तिलमिला रहा था। उसकी एक तीर से 3 शिकार करने की योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। वे अक्सर समुद्री डाकुओं का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के जहाजों को लूटते थे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। लेकिन आज उनका पासा उल्टा पड़ गया था। हमारे धन्यवाद वाले टेलीग्राम ने उनकी सारी योजना पर पानी फेर दिया था। अब अगर वे किसी और देश के जहाज को लूटने की कोशिश करते तो शायद वे डाकू उन पर ही हमला कर देते, क्योंकि उन्हें लगता कि अमेरिकियों ने ही उन्हें धोखा दिया है।
उनकी कमाई का यह रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो गया था। समुद्र की लहरों को चीरते हुए विदेशी युद्धपोत और स्थानीय पुलिस के जहाज हमारे मालवाहक जहाज के करीब आ गए। जब हमारा जहाज सुरक्षित खड़ा हो गया तो हमारे देश के एक वरिष्ठ राजदूत तेजी से हमारे पास आए। उनकी आंखों में चिंता और राहत के आंसू थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि अगर हमारी नौसेना की ताकत और अधिक होती तो हमें इस तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। हम सभी उनकी भावनाओं को समझ रहे थे। हमें पता था कि दूरी बहुत अधिक होने के कारण हमारी सेना समय पर नहीं पहुंच सकती थी। राजदूत महोदय ने तुरंत ही स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। जब सब लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ चुके तो मैं सीधे राजदूत महोदय के पास गया। मैंने उनसे कहा, आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चूंकि इस विदेशी युद्धपोत ने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें उनके जहाज पर ले चलें ताकि हम आमने सामने उनका धन्यवाद कर सकें। मेरी बात सुनकर राजदूत महोदय थोड़े हैरान हुए। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इन विदेशियों ने हमारी मदद की होगी, लेकिन स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के कारण उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए और हामी भर दी। राजदूत की मदद से मैं, मेरे पिता और कुछ अन्य लोग उस विशाल युद्धपोत पर चढ़ गए, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही मैंने उस युद्धपोत के डेक पर अपना कदम रखा, मेरी प्रणाली सक्रिय हो गई। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक युद्धपोत पर प्रवेश कर लिया है। राडार, टरबाइन इंजन और हथियार प्रणाली का विश्लेषण शुरू हो चुका है। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे मैं चाहकर भी छिपा नहीं पा रहा था। जल्द ही हमारी मुलाकात कमांडर चार्ल्स से हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और वह हमें ऐसे घूर रहा था मानो हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। लेकिन मेरी प्रणाली का विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं इतनी जल्दी वहां से नहीं जा सकता था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने अत्यंत विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, कमांडर महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप सच में इस नीले ग्रह के असली रक्षक हैं। आपने बिना किसी स्वार्थ के हमारी जान बचाई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ये बातें सुनकर चार्ल्स के माथे की नसें तन गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जहर पीने पर मजबूर कर दिया हो। अगर वह सच बोलता तो समुद्री डाकुओं के साथ उसका गठजोड़ दुनिया के सामने आ जाता। लेकिन मेरी ये व्यंग्यात्मक बातें उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि यह उनका फर्ज था और अगर हमारा काम हो गया हो तो हम जा सकते हैं। उसने हमें जाने का आदेश दे दिया था, लेकिन मेरी प्रणाली का विश्लेषण अभी 90% पर ही अटका हुआ था। मुझे थोड़ा और समय चाहिए था। मैंने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, कमांडर महोदय, आपके इस महान उपकार के लिए मैंने आपके लिए एक गीत लिखा है, कृपया इसे सुने। और इसके बाद मैंने पूरी बेसुरी आवाज में उनके लिए एक धन्यवाद गीत गाना शुरू कर दिया। मैं एक तरफ गाता रहा और दूसरी तरफ अपनी प्रणाली की प्रगति देखता रहा। चार्ल्स मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूं। जैसे ही विश्लेषण 100% पूरा हुआ, मैंने अचानक अपना गाना बीच में ही रोक दिया। मैं मुड़ा और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गया। चार्ल्स वहीं खड़ा हक्का बक्का रह गया कि मैं अपना गाना अधूरा छोड़कर अचानक क्यों भाग गया। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद हम बंदरगाह पर उतरे और अपना सारा माल सुरक्षित पहुंचा दिया। इस खुशी में राजदूत महोदय ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। वहां स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने हमसे पूछा कि आखिर उस युद्धपोत ने उन खतरनाक समुद्री डाकुओं को कैसे हराया। मैंने अपने हाथ में एक भुना हुआ मांस का टुकड़ा लिया और पूरी घटना को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जब डाकुओं ने हमला किया तो हम बहुत डर गए थे। हमारे पास लड़ने के लिए सिर्फ खिलौने वाले हथियार थे। हम तो झाड़ू और पोंछे से लड़ने को मजबूर थे। मेरे पिता तो डाकुओं को रोकते हुए बुरी तरह घायल हो गए थे। मेरी बातें सुनकर मेरे पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोच रहे थे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो बस जहाज के फर्श पर फिसलने से एक छोटी सी खरोंच आई थी। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और चुपचाप अपना खाना खाते रहे ताकि मेरी पोल न खुल जाए। मैं बिना रुके उस विदेशी युद्धपोत की झूठी तारीफों के पुल बांधता रहा कि कैसे उन्होंने अपने तोपों से डाकुओं को धूल चटा दी। मेरी इन अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को सुनकर वहां मौजूद स्थानीय लोगों को भी शक होने लगा। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या सच में वो लोग इतने महान हैं? उनका इतिहास तो कुछ और ही बताता है। हालांकि कोई भी खुलेआम कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरी चाल कामयाब हो चुकी थी। अब ये झूठी खबर पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। उन विदेशियों की झूठी शान तो बढ़ेगी, लेकिन समुद्री डाकुओं के बीच उनका बचा खुचा सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हमारे राजदूत महोदय ने पहले ही कई देशों को यह खबर भेज दी थी और अब वे एक और संदेश भेजने वाले थे। मुझे पता था कि अब एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। तभी मैंने देखा कि जहाज का एक सदस्य अचानक अपना पेट पकड़कर वहां से उठकर चला गया। उसे देखकर मेरी आंखों में क्रोध और घृणा की भावना आ गई। मुझे याद था कि जब डाकुओं ने हम पर हमला किया था तो यह डरपोक सबसे पहले घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। इसके अंदर हमारे उन बुजुर्ग साथियों जितना भी आत्मसम्मान नहीं था। इन सबसे दूर हमारे देश की राजधानी में हमारी सेना के एक शीर्ष कमांडर चिंता में डूबे हुए थे। वे जानते थे कि हमारे देश की नौसेना को अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है और उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तभी उनके पास एक सैटेलाइट फोन कॉल आया। दूसरी तरफ हमारे राजदूत महोदय थे, जिनकी आवाज में गजब का उत्साह था। उन्होंने बताया कि हम सभी पूरी तरह से सुरक्षित मिल गए हैं। यह खबर सुनकर कमांडर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी सारी चिंता छूमंतर हो गई। लेकिन अगले ही पल उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सोचा कि आखिर हम उन खूंखार डाकुओं से बचकर कैसे निकले। क्या उन क्रूर डाकुओं के दिल में अचानक दया आ गई थी? ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। उन्होंने तुरंत राजदूत से पूछा कि आखिर उस दिन समुद्र के बीचों बीच असली घटना क्या हुई थी।
दोनों ही इस बात को लेकर गहरी उलझन में डूबे हुए थे कि आखिर उस विदेशी युद्धपोत ने अचानक इतनी महानता और इंसानियत दिखाते हुए हमारी मदद क्यों की। राजदूत वांग अभी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके कमरे के दरवाजे पर लगातार और तेज दस्तक हुई। उन्होंने फोन लाइन को चालू रखा और दरवाजा खोला। सामने हमारे जहाज का वही डरपोक और चापलूस मल्लाह झांग माओकाई खड़ा था। कमरे में आते ही उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी और चापलूसी भरी मुस्कान ओढ़ ली और खुद को हमारे मालवाहक जहाज का एक साधारण सा मजदूर बताने लगा। उसका यह झूठा परिचय सुनते ही राजदूत वांग के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गईं। उन्होंने हमारे जहाज के बारे में सारी जानकारी पहले ही बहुत ध्यान से पढ़ ली थी और वे अच्छी तरह जानते थे कि वह जहाज पूरी तरह से मेरे परिवार द्वारा ही संचालित किया जाता है। वहां किसी बाहरी मजदूर का कोई काम ही नहीं था। हालांकि अपने कूटनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने शक को चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। उन्होंने शांत स्वर में उसे बैठने का इशारा किया और पूछा कि वह जहाज पर असल में क्या काम करता है। यह सवाल सुनते ही झांग ने अपने दोनों हाथ मले और उसके चेहरे पर घड़ियाली आंसू छलक आए। उसने एक झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा कि मेरा परिवार बाहरी लोगों के साथ बहुत ही अमानवीय और क्रूर बर्ताव करता है। उसने आरोप लगाया कि जहाज का सारा भारी और कमर तोड़ देने वाला काम उसी से करवाया जाता है और बदले में उसे सिर्फ गालियां मिलती हैं। असल में वह अंदर ही अंदर मेरी कामयाबी और मुझे मिलने वाले सम्मान से बुरी तरह जल रहा था। अपनी उसी ईर्ष्या और नफरत में अंधे होकर उसने हमारे खिलाफ अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया। उसने राजदूत वांग के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा कि उन खूंखार समुद्री डाकुओं को विदेशियों ने बिल्कुल नहीं मारा था। उसने दावा किया कि हमारे जहाज पर जो हथियार रखे थे वो कोई खिलौने या मॉडल नहीं थे, बल्कि मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से बनाया था। उसने अपनी आंखों देखी भयानक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन असली और घातक हथियारों से डाकुओं को पूरी बेरहमी से भून डाला गया था और उस दिन समुद्र का खारा पानी उनके खून से पूरी तरह लाल हो गया था। उसकी इन खौफनाक बातों को सुनकर राजदूत वांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा शरीर एक पल के लिए सन्न रह गया। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण से मालवाहक जहाज के लोगों ने उन खूंखार डाकुओं को मार गिराया, और वह भी एक हाई स्कूल के लड़के द्वारा बनाए गए हथियारों से। राजदूत वांग ने खुद को संभालते हुए हैरानी से पूछा कि क्या वो होश में है या कोई भद्दा मजाक कर रहा है। उन्हें लगा कि यह आदमी पागल हो गया है और जानबूझकर उन्हें बेवकूफ बनाने आया है। एक स्कूल जाने वाला लड़का इतने खतरनाक हथियार कैसे बना सकता है? लेकिन जब उन्होंने झांग की आंखों में एक अजीब सी विकृत चमक और बदला लेने का पागलपन देखा तो वे समझ गए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। झांग ने पूरी ढिठाई से सीना तान कर कहा कि उसने खुद मुझे वो हथियार बनाते और जोड़ते हुए सुना था। उसने यह भी कहा कि वह इस बात की गवाही देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, बशर्ते उसे इसका इनाम मिले। झांग की इस नीच हरकत, लालच और गद्दारी को देखकर राजदूत वांग को उस पर बहुत घिन आ रही थी, लेकिन अपने इतने सालों के कूटनीतिक तजुर्बे के कारण उन्होंने अपनी नफरत को एक बहुत ही सौम्य और झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी इस अहम जानकारी के लिए उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने उसे बहुत ही सख्त हिदायत दी कि वो यह बात किसी और को बिल्कुल न बताए, वरना उसका सारा इनाम रद्द कर दिया जाएगा। मूर्ख झांग इनाम मिलने की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह कुछ और चापलूसी भरी बातें करके अपनी अहमियत जताना चाहता था, लेकिन राजदूत वांग ने बहुत ही चालाकी से उसे तुरंत कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके जाते ही राजदूत वांग ने अपनी टेबल पर रखे उस फोन को उठाया जिस पर कमांडर वांग बिंगई अभी भी लाइन पर मौजूद थे। राजदूत ने उनसे पूछा कि अभी अभी जो कुछ भी उन्होंने सुना उस पर उनका क्या विचार है। फोन के दूसरी तरफ कमांडर वांग बिंगई अभी भी गहरे सदमे में थे। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने हमारे जहाज का मुआयना किया था तो उन्हें वे सभी हथियार बिल्कुल असली और बेहद उन्नत लगे थे, लेकिन तब उन्होंने सोचा था कि शायद बच्चों ने कोई मजाक किया है या वे बहुत ही असली दिखने वाले खिलौने हैं। अब उनके दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने न केवल एक साधारण से मालवाहक जहाज को रातों रात एक खतरनाक युद्धपोत में बदल दिया, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले उन विदेशियों को भी अपनी उंगलियों पर नचाया। विदेशियों ने हमारी मदद नहीं की थी, बल्कि मैंने उन्हें हमारी मदद करने पर मजबूर कर दिया था। कमांडर को मुझ पर एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता और नजाकत को समझते हुए राजदूत वांग को आदेश दिया कि वे इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखें। वे अच्छी तरह जानते थे कि जैसे ही विदेशियों को यह सच्चाई पता चलेगी कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए हम पर घातक हमला कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत हमें सुरक्षित हमारे देश वापस लाने के लिए अपनी नौसेना के 2 सबसे तेज युद्धपोत भेजने का फैसला किया। फोन रखने से ठीक पहले उन्होंने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि देश लौटते ही उस गद्दार झांग माओकाई को भी उसके किए की कड़ी सजा दी जाएगी। अगली ही सुबह उनके सख्त आदेशानुसार हमारे जहाज ने बिना कोई समय बर्बाद किए स्वदेश के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। इस खाली समय का पूरा सदुपयोग करते हुए मैंने अपनी प्रणाली द्वारा उस विदेशी युद्धपोत से निकाली गई तकनीक, डिजाइन और राडार प्रणालियों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैंने सारे दस्तावेज अपने लैपटॉप पर खोल लिए थे। मैं केवल अपनी इस कृत्रिम प्रणाली पर निर्भर रहकर अपाहिज नहीं बनना चाहता था। मैं खुद भी उन जटिल तकनीकी बारीकियों को समझना और सीखना चाहता था, ताकि भविष्य में मैं खुद अपनी काबिलियत साबित कर सकूं। सफर के बीच रास्ते में ही हमारी मुलाकात कमांडर वांग बिंगई और उनके लड़ाकू युद्धपोतों से हुई, जो हमारी सुरक्षा के लिए ही भेजे गए थे। हमारे जहाज पर आते ही उन्होंने सभी से बहुत ही बारीकी से पूछताछ करके सच्चाई की पूरी तरह से पुष्टि की। जब उन्होंने डेक पर रखे मेरे बनाए उन भारी हथियारों और तोपों को अपनी आंखों से देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत ही स्नेह से मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझे एक अद्भुत और प्रतिभाशाली युवा कहा।
उन्होंने मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा कि मैंने तो उन्हें भी पूरी तरह से चकमा दे दिया था। मैंने थोड़ी झिझक और शर्मिंदगी का नाटक करते हुए उनसे माफी मांगी और कहा कि मैंने उन्हें बिना वजह इतनी परेशानी में डाल दिया। लेकिन उन्होंने मुझे बीच में ही रोकते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा कि हम सभी की जान सुरक्षित है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, बस वे एहतियात के तौर पर मेरे बनाए उन सभी हथियारों को अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर मेरे पिता ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली और तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर उन सभी हथियारों को उनके युद्धपोत पर लदवा दिया। कुछ और दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद हमारा मालवाहक जहाज आखिरकार सुरक्षित हमारे अपने वतन के बंदरगाह पर पहुंच ही गया। अपनी मातृभूमि की जमीन पर कदम रखते ही हम सभी के दिलों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इस आज़ादी और खुशी के जश्न में मेरे पिता ने उसी शाम समुद्र के किनारे एक बहुत ही शानदार दावत का आयोजन किया। वहां 10 बड़ी बड़ी मेजें लगाई गई थीं, जिन पर लजीज खाना परोसा गया था। उस गद्दार झांग को छोड़कर जहाज के सभी लोग वहां मौजूद थे। हम सब हंस बोल रहे थे, खा पी रहे थे और उस खौफनाक रात को भूलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक वहां जूतों की भारी आवाजें आने लगीं। पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी वहां आ पहुंची। उनके आते ही वहां श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। उस सैन्य टुकड़ी के कमांडर ने चारों ओर अपनी तेज नजरें घुमाई और फिर सीधे मेरी ओर मुड़कर एक कड़क और बहुत ही सम्मानजनक सलाम ठोका। उसने पूरे आदर के साथ कहा कि वह स्थानीय नौसेना बेस से आया है और उसके वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मुझसे मिलना चाहते हैं। उस अधिकारी के चेहरे पर एक बहुत ही सख्त, भावहीन और गंभीर भाव था, जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। ये देखकर मेरे परिवार वालों के दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे डर गए कि विदेश से इतनी मुश्किल से बचकर आने के बाद अब शायद मुझे अवैध हथियार बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है और मुझे फांसी दे दी जाएगी। बिना एक पल की भी देरी किए मेरे पिता तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और मुझे पीछे करते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही दृढ़ता और गुस्से से उस सैन्य अधिकारी से कहा कि अगर कोई कानून टूटा है तो उसकी पूरी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जहाज के मालिक वे हैं, न कि मैं। मेरे परिवार के बाकी लोग और यहाँ तक कि जहाज का पूरा क्रू भी मेरे बचाव में उतर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो बस उन खूंखार डाकुओं से सबकी जान बचाई है। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने खिलाफ विरोध करते देख वह सैन्य अधिकारी पूरी तरह से घबरा गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा बुलावा इतना बड़ा बखेड़ा और विद्रोह खड़ा कर देगा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए सबको शांत करने की बहुत कोशिश की और अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन सभी को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसने जोर देकर बताया कि वे मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए हैं और न ही कोई सजा मिलने वाली है, बल्कि उनके वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ मुझसे कुछ बहुत ही जरूरी सैन्य मामलों पर बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरे परिवार वालों के चेहरों पर से खौफ और मौत का डर साफ नहीं हो रहा था। उन्हें पता था कि बिना सरकार की अनुमति के भारी हथियार बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। तब मैंने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपने पिता को किनारे करते हुए भीड़ को चीर कर आगे आया। मैंने मुस्कुराते हुए अपने परिवार वालों की तरफ देखा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी चिंता न करें, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ और सेना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। मेरे समझाने के बाद उन सबकी जान में जान आई और उनका डर कुछ कम हुआ। मैंने अपने पिता को एक आश्वस्त करने वाली नजरों से देखा और फिर उस सैन्य अधिकारी के साथ वहां से निकल गया। जब मैं कमांडर वांग बिंगई के कार्यालय पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सैन्य अधिकारी उन्हें बुरी तरह से डांट रहे थे। उन बुजुर्ग अधिकारी की सफेद वर्दी पर कई मेडल लगे थे और वो गुस्से में कमांडर वांग को ऐसे सुना रहे थे जैसे कोई अपने पोते को डांटता है। मुझे अंदर आते देख उन बुजुर्ग ने अपनी डांट रोक दी और अपनी तेज नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मैं काफी दिलचस्प लड़का हूँ। उन्होंने अपना परिचय यांग झेनशान के रूप में दिया और सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, तुम आखिर सोच क्या रहे थे? एक साधारण मालवाहक जहाज को युद्धपोत में बदलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ सकती है? हालांकि वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए पलकें झपकाईं और जवाब दिया, महोदय, आप इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं कि आजकल समुद्र में डाकुओं का आतंक कितना बढ़ गया है। हाल ही में एक विदेशी जहाज पर भी हमला हुआ था और ये तो वो खबर है जो दुनिया के सामने आ गई। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी जिनका किसी को पता भी नहीं चलता। अगर मैंने अपने जहाज को युद्धपोत में नहीं बदला होता तो मेरा पूरा परिवार उन डाकुओं के हाथों मारा जाता। हमने जो भी किया बस अपनी जान बचाने के लिए किया। मेरी बात सुनकर यांग झेनशान ने एक ठंडी सांस ली और हंसते हुए कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है लड़के, और तुम्हारी किस्मत भी अच्छी है कि तुम्हारा ये दांव एकदम सही साबित हुआ। अगर तुमने वो हथियार नहीं लगाए होते तो आज तुम यहाँ मेरे सामने जिंदा नहीं खड़े होते। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब सुरक्षित लौट आए, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने वो पूरा हथियारों का सिस्टम अकेले अपने हाथों से बनाया है और उसमें सिर्फ कुछ हजार रुपये ही खर्च हुए हैं। कहीं तुम अपने परिवार वालों को बचाने के लिए ये सब झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने तुरंत अपना पक्ष रखते हुए कहा, महोदय, उन हथियारों से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। हमला होने से पहले तक तो उन्हें भी यही लग रहा था कि वो सिर्फ दिखावे के मॉडल हैं। वो तोपें भले ही दिखने में बहुत खतरनाक थीं, लेकिन असल में उनकी मारक क्षमता और सटीकता बहुत खराब थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनमें इंफ्रारेड सेंसर या उन्नत राडार सिस्टम लगा सकूं। यांग झेनशान ने शांति से सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद हैरान थे। उन्हें पहले लग रहा था कि कमांडर वांग बिंगई बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि मेरे अंदर सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा है। एक लड़का जिसने अपने हाथों से जहाज की तोपें बना दी, उसे देखकर वो बहुत प्रभावित हुए।
कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, लड़के, क्या तुम हमारी सेना में शामिल होना चाहोगे? तुमने समुद्र में जो कमाल दिखाया है, और अगर मैं अपनी तरफ से तुम्हारी सिफारिश कर दूं तो तुम सीधे नौसेना में आ सकते हो सकता है तुम्हें सीधा एक बड़ा अधिकारी भी बना दिया जाए। लेकिन मैंने बिना कोई विचार किए अपना सिर ना में हिला दिया। मेरी इस त्वरित प्रतिक्रिया पर यांग झेनशान एक पल के लिए चौंके और फिर बोले, तो क्या तुम नौसेना के रिसर्च संस्थान में काम करना चाहते हो? ये भी ठीक है, मैं तुम्हें वहां एक बिल्कुल अलग प्रयोगशाला दिलवा दूंगा और तुम्हारे रिसर्च के लिए पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। मैंने फिर से इनकार में सिर हिला दिया, जिससे उनके माथे पर उलझन की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुम अपनी तकनीक से पैसा कमाना चाहते हो? यह भी मुमकिन है, बस शर्त यह है कि तुम्हारी नई तकनीक सबसे पहले सेना को मिलनी चाहिए। हम तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। जब मैंने इस बार भी सिर हिलाया तो वो पूरी तरह से चकरा गए। न मुझे सत्ता चाहिए, न नाम और न ही पैसा, तो आखिर इस लड़के को चाहिए क्या? तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, महोदय, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाना चाहता हूँ। मेरे पास प्रतिभा जरूर है, लेकिन मैं हर चीज को एक सही और व्यवस्थित तरीके से सीखना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर यांग झेनशान के मुंह से चाय की घूंट बाहर आ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक लड़का जो हाई स्कूल पास है और खुद हथियारों और जहाज की डिजाइनिंग कर सकता है, उसे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? वहां के प्रोफेसर भी शायद उसे कुछ नया न सिखा सकें। उनके हिसाब से यह महज समय की बर्बादी थी। लेकिन मेरी आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने पूछा, ठीक है, अगर तुम्हें कॉलेज ही जाना है तो क्या लॉन्के विश्वविद्यालय तुम्हारे लिए सही रहेगा? यह नाम सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। पिछले जन्म में मैंने अपने पिता के सपने के लिए दूसरी नामी यूनिवर्सिटी चुनी थी, लेकिन इस जन्म में सिस्टम मिलने के बाद मैं हमेशा से लॉन्के विश्वविद्यालय ही जाना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके दाखिले की तारीख निकल चुकी थी। मैंने पूरे उत्साह से पूछा, क्या सच में? क्या आप मेरा दाखिला लॉन्के विश्वविद्यालय में करवा सकते हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मेरे लिए यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया कि अगर वो काम मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं हुआ और मेरी क्षमता में हुआ तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। यांग झेनशान जोर से हंसे और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुम सच में एक बहुत मजेदार लड़के हो। देखो, आजकल विदेशी ताकतों के हौसले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। उन्हें लगता है कि हमारी नौसेना कमजोर है, इसलिए ऊपर से 1 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं ताकि हम एक विदेशी मुल्क से 3 पुराने लड़ाकू जहाज खरीद सकें। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो और उन जहाजों को देखकर बताओ कि कहीं वो विदेशी हमें कबाड़ बेचकर बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे याद था कि पहले भी उन विदेशियों ने हमारे देश को खराब और पुरानी तकनीक बहुत महंगे दामों में बेची थी। अब यांग झेनशान को मुझसे उम्मीद थी कि मैं हथियारों की अपनी समझ का इस्तेमाल करके उनकी मदद करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने थोड़ी झल्लाहट के साथ कहा, 1 अरब 30 करोड़ रुपए इतनी पुरानी और कबाड़ हो चुकी तकनीक पर खर्च करना, ये तो सरासर घाटे का सौदा है। इससे अच्छा तो ये सारे पैसे आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको हमारी नौसेना के लिए 10 बिल्कुल नए और आधुनिक लड़ाकू जहाज बनाकर दूंगा। मेरा इतना कहना था कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यांग झेनशान और कमांडर वांग बिंगई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। कमांडर वांग बिंगई ने तुरंत मुझे टोकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने घर से कुछ पी रखी है? मैंने पूरी गंभीरता से उन्हें देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतने बड़े अधिकारी के सामने मैं भला मजाक क्यों करूंगा? यांग झेनशान ने मुझे घूरते हुए कहा, लड़के, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी, लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी इस नामुमकिन सी लगने वाली बात पर कैसे यकीन कर लूं? मैंने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। जब मैं राजदूत वांग के साथ उस विदेशी युद्धपोत पर गया था तो मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा था। वापस आते वक्त मैंने उसकी डिजाइन और तकनीक का पूरा अध्ययन करके ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको वो सारे डिजाइन दे दूंगा। आप अपने सैन्य विशेषज्ञों से उसकी जांच करवा लीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि वो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन उसकी ताकत उस विदेशी जहाज से किसी भी मायने में कम नहीं होगी। बस मैं उसका बाहरी डिजाइन थोड़ा बदल दूंगा ताकि किसी को शक न हो। मेरी बात सुनकर कमांडर वांग बिंगई उत्साह और हैरानी से बोले, तो क्या तुमने उस विदेशी जहाज का डिजाइन चुरा लिया? मैंने तुरंत उनका सुधार करते हुए कहा, तकनीक में चोरी जैसा कुछ नहीं होता, इसे सीखना कहते हैं। और वैसे भी इतनी बड़ी तकनीक को कोई सिर्फ अपनी आंखों से देखकर कैसे चुरा सकता है? ये सब मैंने अपनी कड़ी मेहनत और अपनी रिसर्च से तैयार किया है। कमरे में फिर से शांति छा गई। कमांडर वांग बिंगई अब भी गहरे शक में थे कि क्या सच में कोई भी इंसान महज 10 दिन के अंदर एक पूरा लड़ाकू जहाज डिजाइन कर सकता है। यांग झेनशान ने कुछ हद तक आश्वस्त होते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इन दस्तावेजों की जांच करवाऊंगा। अगर वो सही निकले तो ये 1 अरब 30 करोड़ का प्रोजेक्ट तुम्हारा, और मैं तुम्हें इसके लिए सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मान भी दिलवाऊंगा। लेकिन इस काम की एक समय सीमा होगी। तुम्हें इसे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल का समय मिलेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मेरी आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। मैंने कहा, 10 साल? अगर 10 साल में जहाज बनेगा तब तक तो वो तकनीक ही कबाड़ हो जाएगी। मुझे बस 1 साल का समय चाहिए, और अगर आप मुझे 2 साल दें तो मैं आपको एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाकर दे सकता हूं। बस मुझे पर्याप्त लोग, उन्नत सामान और पैसे चाहिए। मेरी ये बात सुनकर दोनों अधिकारी पूरी तरह से सुन्न रह गए। यांग झेनशान को लगा कि मैं अब उनके साथ मजाक कर रहा हूं। पहले उन्हें लग रहा था कि लड़ाकू जहाज वाली बात में दम है, लेकिन अब मेरी इन बड़ी बड़ी बातों से उन्हें चक्कर आने लगा।
उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, लड़के, तुम्हारा ये जोश मुझे पसंद आया, लेकिन पहले तुम मुझे वो लड़ाकू जहाज बनाकर दिखाओ, उसके बाद ही एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई बात करना। ये कहकर वो मुझे वहां से जाने का इशारा करने लगे, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और थोड़ा झिझकते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। मैंने कहा, महोदय, एक छोटी सी बात और है। जैसा कि आपको पता है, मेरे कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने वाली है और ये जहाज बनाने में मुझे काफी समय लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज के प्रशासन से बात कर लें ताकि मैं अपनी मर्जी से क्लास में आ जा सकूं। और हाँ, मुझे वहां अपने काम के लिए एक बिल्कुल अलग और निजी प्रयोगशाला भी चाहिए होगी। मैंने यांग झेनशान की आंखों में देखते हुए साफ कह दिया था, देखिए, जब मुझे काम के लिए लोगों और सामान की जरूरत होगी, मैं आपको बता दूंगा। मैंने एक ही सांस में अपनी सारी मांगें उनके सामने रख दी। सच कहूं तो मेरे तेवर देखकर वो भी समझ गए थे कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए यांग झेनशान भी बिना किसी बहस के तुरंत मान गए। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, देखो लड़के, तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं, तुम्हें जो चाहिए बेझिझक मांगना, लेकिन तुम याद रखना, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, कोई बहाना नहीं। बीच में कोई नाटक करके या आधा अधूरा काम छोड़कर भागने की कोशिश मत करना। वहीं पास खड़े वांग बिंगई मुझे बेबसी और थोड़ी भावुकता भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने एक लंबी आह भरी, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, लड़के, जी जान लगा देना। अगर तुमने सच में वो 10 फ्रिगेट बना दिए ना, तो तुम हमारे ड्रैगन देश की नौसेना के नए भगवान कहलाओगे। आने वाले समय में इतिहास की किताबें तुम्हारा ही नाम लेंगी और तुम नए फ्रिगेट्स के पिता कहलाओगे। खैर, कुछ दिन बीते और लॉन्ग के यूनिवर्सिटी के खुलने का दिन आ गया। इधर यांग झेनशान ने मेरे वो ब्लूप्रिंट्स पास कर दिए थे। शायद ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों को भी मेरे डिजाइन की अहमियत समझ आ गई थी। यांग झेनशान ने तो दिल बड़ा करते हुए मुझे यूनिवर्सिटी के पास ही अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब दे दी। सामान और मशीनें आना अभी बाकी था, लेकिन मुझे ये आज़ादी बहुत पसंद आई। वैसे मैं अपने पिछले जन्म में भी यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन भाई, ये लॉन्ग के यूनिवर्सिटी एकदम अलग दुनिया थी। यहाँ सब कुछ मिलिट्री स्टाइल में एकदम सख्त अनुशासन के साथ चलता था। मैं क्लास में अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी चश्मा पहने एक कड़क सा अधेड़ उम्र का आदमी क्लास में घुसा। वो सीधा स्टेज पर गया, जोर से मेज थपथपाई और हम सबको घूरते हुए बोला, मेरा नाम ली शेनक सिंह है और मैं तुम्हारा मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। उसने साफ कह दिया कि हाई स्कूल में हम चाहे जितने बड़े 30 मार खा रहे हों, यहाँ हम बस आम छात्र हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसने एक खतरनाक नियम सुनाया, अगर मेन सब्जेक्ट में 80 से कम नंबर आए तो रिकॉर्ड खराब होगा, और 4 बार ऐसा हुआ तो सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर। याद रखना, लोंके को नाकारा लोग नहीं चाहिए। ये सुनते ही पूरी क्लास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मेरे आसपास बैठे सारे टॉपर्स पसीने पसीने हो रहे थे। किसी ने यहाँ आने से पहले इस नियम के बारे में नहीं सुना था। फिर प्रोफेसर ली ने सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन और पहले सेमेस्टर का प्लान बताने को कहा। उनके कड़क रवैये से सब डरे हुए थे, लेकिन एक एक करके सब स्टेज पर गए और देश का नाम रोशन करने जैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। प्रोफेसर ली भी कहाँ कम थे, वो एक एक करके सबकी क्लास लगाते जा रहे थे। तकनीक ख्याली पुलाव नहीं है, बिना मेहनत के आदर्श सिर्फ खोखली बातें हैं। ये सब तो कीबोर्ड पर टाइप करने वाले मूर्ख भी बोल लेते हैं। उनके इन जहरीले शब्दों ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। जल्द ही मेरी बारी आ गई। मैंने एक गहरी सांस ली, अपना कोट ठीक किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर गया। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम लिन जिंगलान है। मेरे पहले सेमेस्टर का प्लान बस एक फुक्के फ्रिगेट बनाना है, और जहां तक मेरे आदर्श की बात है तो मेरा लक्ष्य उस फुक्के फ्रिगेट से भी बेहतर कुछ बनाना है। मेरी ये बात सुनते ही प्रोफेसर ली ने तुरंत नजरें उठाईं। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे अपनी बातों का मतलब भी पता है। मैंने भी बेपरवाही से कह दिया, हाँ बिल्कुल पता है। मेरी इस बेपरवाही पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देखा जिसमें मुझे मिलिट्री की तरफ से स्पेशल एंट्री मिली थी, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बस इतना कहा, लिन जिंगलान, तुमने सफलतापूर्वक मुझे अपना नाम याद दिला दिया है। मैं तो भाई फुल स्वैग में स्टेज से नीचे उतरा। सोच रहा था आज तो मैंने सच में भौकाल मचा दिया। क्लास के बाद मैं हॉस्टल आया। अभी रूममेट्स आए नहीं थे। मैंने तुरंत कागज कलम निकाला। क्लास में मैंने जो फुक्के फ्रिगेट से बेहतर बनाने की बात कही थी, वो हवा हवाई नहीं थी। मेरे दिमाग में उसका पूरा प्लान चल रहा था। मुझे उसके वेपन सिस्टम को अपग्रेड करना था, जो इतना आसान नहीं था। मैं टेबल लैंप की रोशनी में बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक नीली डिजिटल स्क्रीन चमक उठी और दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, वेपन स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट डिटेक्टेड। सेल्फ टेस्टिंग शुरू हो रही है। ये सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे सिस्टम में ये एडवांस फीचर भी है। अब तो मेरा काम एकदम आसान हो गया था। सिस्टम की मदद से मैंने टॉर्पीडो, तोपें, एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल लॉन्चर जैसे हर हिस्से का धांसू अपग्रेड तैयार कर लिया। मैं तेजी से कागज पर ब्लूप्रिंट बना रहा था। पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया। मैं काम खत्म करने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चिढ़ते हुए पूछा, क्या है भाई? मुझे काम के बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, सामने प्रोफेसर ली खड़े थे। मैंने घबरा कर पूछा, प्रोफेसर ली, आप यहाँ कैसे? उन्होंने गुस्से में कहा कि मुझे टाइम का होश भी है या नहीं, और मैं रात की क्लास में भी नहीं गया। मैंने सिर खुजाते हुए माफी मांगी और कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने फ्रिगेट के हथियारों के अपग्रेड का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार कर लिया है। जरा देखकर बताइए, इसमें कुछ और जोड़ना है क्या? ये सुनकर प्रोफेसर ली ने त्योरियां चढ़ा लीं। उन्हें लगा मैं क्लास से भागने का बहाना बना रहा हूं। भला एक दोपहर में कोई हथियारों का ब्लूप्रिंट कैसे बना सकता है? वो मुझे डांटने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर लिखे वो फॉर्मूले, डेटा और डिजाइन देखे, उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे।
उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। एरोडायनामिक्स का हिस्सा इतना सटीक था कि कुछ चीजें तो खुद उनके सिर के ऊपर से जा रही थीं। बहुत देर तक घूरने के बाद हैरानी से पूछा, तुमने ये थ्योरी, डेटा और मैकेनिक्स के फॉर्मूले कैसे निकाले? ये सब कैलकुलेट कैसे किया? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने सुबह जो युद्धपोत बनाने की बात कही थी, क्या वो सच थी? मैंने पूरी दृढ़ता से सिर हिलाकर हाँ कहा। मेरी आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर उनकी सांसें तेज हो गईं। वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखकर बोले, शायद इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने भी तुरंत मुस्कुराकर कह दिया, फिर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ली। बस इसके बाद तो मेरी लाइफ सेट हो गई। जैसे जैसे रिसर्च लैब में सामान और मशीनें आने लगीं, मेरा क्लासेस जाना कम हो गया। मैं दिन रात बस अपनी लैब में ही लगा रहता। पैसा, लोग, मशीनें, सब कुछ था मेरे पास। काम इतनी तेजी से हुआ कि पूछो मत। सिर्फ 2 महीने बाद मैंने अपने सामने उस अपग्रेडेड फुक्के फ्रिगेट को देखा। उसे देखकर मुझे जो सुकून मिला ना, बता नहीं सकता। सही मायनों में अब इसका नाम ड्रैगन फ्रिगेट होना चाहिए था। फाइनली उस ड्रैगन फ्रिगेट को पानी में उतारने और टेस्ट करने का दिन आ गया। यांग झेनशान खुद अपनी टीम लेकर आए। और तो और दूर हाइझोउ से वांग बिंगई भी पहुंच गए। उस विशाल और शानदार युद्धपोत को देखकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी रह गई थीं। मैं उन सबको शिप पर ले गया और सीना तानकर एक्सप्लेन करने लगा, ये देखिए, ये हमारा नेवल गन फायरिंग एरिया है और वो वहां हेलीकॉप्टर पैड है। ये फ्रिगेट पुराने वाले से 30% ज्यादा पावरफुल है, खासकर इसका वेपन सिस्टम। चलिए आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूं। मैंने कमांड दी और कंट्रोल रूम में सिस्टम की आवाज गूंजी, मिसाइल चेक कंप्लीट, लॉन्चिंग मिसाइल। आवाज खत्म होते ही नीली रोशनी की एक भयानक लपट उठी। मिसाइल के थ्रस्टर्स की वो गड़गड़ाहट और हवा को चीरने की आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पलक झपकते ही मिसाइल लॉन्च पैड से निकलकर चीते की रफ्तार से आगे बढ़ गई। उसकी वो रफ्तार और पावर देखकर वहां मौजूद हर कोई सहम गया था। वांग बिंगई और यांग झेनशान तो खुशी से पागल हो रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल सीधा अपने टारगेट यानी उस डमी शिप पर जा गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ, आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी उठी और धुएं का एक विशाल गुबार आसमान में छा गया। उस धमाके की शॉकवेव इतनी तेज थी कि हमारे चेहरे पर भी उसकी गर्मी महसूस हुई। उस टारगेट शिप के तो परखच्चे उड़ चुके थे। ये नजारा देखकर वहां खड़े हर इंसान की बोलती बंद थी। मैंने स्क्रीन पर डेटा चेक किया और एक स्माइल के साथ बोला, स्पीड एकदम परफेक्ट है, लगभग 1.5 मैक। मेरी ये बात सुनते ही वांग बिंगी जैसा सख्त फौजी भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। वो रोते हुए बोले, इस ड्रैगन फ्रिगेट के आने से अब हमारा देश समंदर में भी सीना तानकर खड़ा हो सकेगा। उनकी आंखों में मेरे लिए जो सम्मान था, वो बता रहा था कि शायद अब मैं सच में इस देश की नौसेना रक्षा का नया पिता बनने वाला था। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहले दिन क्लास में वादा किया था।